हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग सीटेट एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे आपकी जो है क्लासेस चलती हैं। उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे आपकी जो है क्लासेस चलती हैं। उसके बाद शाम को 6:45 पे आपकी जो है क्लासेस चलती हैं। ये टाइम नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शरीर के जो है केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को या मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को या सोपनीय विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तो किस सिद्धांतों को दर्शाता है? पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास जो है दर्शाता है, ये मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। पहला का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली जो है बच्चों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी लोग दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां जो है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ओके, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जो है जुड़ जाते हैं तो और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। बताइए, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों को ही की तरह ही जो है पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसका? बताइए। तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यहां पे तीसरा का ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? संवेदीगामक चरण में, या पूर्व संक्रियात्मक चरण में, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक परिचालन? तो 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है संवेदीगामक चरण में। ठीक है ना, संवेदीगामक चरण में। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में? बताइए, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। ठीक है ना, तो यहां पे ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए आप अपना स्कोर जरूर बताया करें। चलिए, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18 महीने की आयु में, या 24 से 30, या 18 से 24, या जो है 30 से 36? बताइए सब लोग, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलकर छोटे छोटे जो है वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो यहां पे 18 से 24 आपका सही हो जाएगा। 18 से 24 महीने की आयु में। ठीक है ना, ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलप्ति या आयुकी की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बुद्धिलप्ति या आयुकी की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, एस्टर्न के द्वारा, या टर्मन के द्वारा?
देखिए बुद्धिलब्धि से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आईक्यू वाला पूछ लेता है, इतनी मानसिक आयु इतनी वास्तविक आयु है तो आयु कितनी होगी। बुद्धिलब्धि फार्मूला याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, बताइए, स्टर्न के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। चलिए सृजनात्मकता की किसकी अवधारणा से जो है संबंधित माना जाता है, द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसारी चिंतन सोच या अपसारी चिंतन। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। सृजनात्मकता की किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है, द्रव बौद्धिकता या रवादार बौद्धिकता या अभिसारी चिंतन सोच या अपसारी चिंतन, बताइए। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 8 का ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ध्वनि संबंधी या व्याकरणिक या वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से जरूर चेक कर लेना। बताइए सब लोग, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधी, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या, संस्कृति प्रभावित या भाषा निर्धारित या जो है संज्ञानात्मक पक्ष या जो है सामाजिक भाषाई उद्ग्रथ। बताइए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो 10 का यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, ठीक है ना। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का या कलन विधि का या मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का। 11 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर सभी लोग देंगे। चलिए, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है किसका, अनुमानी विधि का उपयोग करता है। तो यहां पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या जो है अकंसर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि का या जो है द्वितीयक विस्तारण विधि का या उपलब्ध विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। दिव्या अक्षर जो है निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। मैं बता दूं, अगर आप अभी 30 में से 10 प्रश्न भी सॉलिड कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। और 20 प्लस आपको स्कोर लेके जाना है, 20 प्लस। अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है तो 20 प्लस आपको ले जाना है हर सब्जेक्ट में। और लैंग्वेज में अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, पैसेज की, कैसे पैसेज की प्रैक्टिस किया जाता है। एंड जो शिक्षण अधिगम वाले प्रश्न होते हैं संस्कृत में, अगर आप लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, तो जो शिक्षण अधिगम वाले प्रश्न होते हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाना, ठीक है ना। जैसे संस्कृत लियो आप लोग, तो संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना, तभी तो आप कर पाओगे, पैसेज भी कर पाओगे तभी तो दिव्या जो है अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है उपलब्ध विश्लेषण विधि का। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है लैंगिकता एक अंतर्निहित जो है अवतरण है, या लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, या लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या लैंगिकता एक जो है सामाजिक अवतरण है। बताइए, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि जो है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर प्रश्नों पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के, या कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, या आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन का गणन विधि। बताइए, 14 का जवाब दीजिए सब लोग। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके कुछ उदाहरण है ये, तो ये हैं भाई किसके,
अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण है ये, ठीक है ना। तो यहां पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। बताइए 15 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किसमें? तो ये जो है करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में जो है सहायता करता है शिक्षकों की। ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समावेशी शिक्षा किसके जो है सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, या समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर, या सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या विश्व बंधुता। बताइए समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। तो समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? बताइए जो आरपीडब्ल्यू एक्ट है ये किस वर्ष में लागू किया गया था? 1992, 1995, 1999 या 2016? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन आरपीडब्ल्यू एक्ट से जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को जो है विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, या विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। बताइए 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या हो? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। जहां जो है शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 से 18 वर्ष तक के लिए, या 3 से 18, या 6 से 14, या 6 से 22? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न का उत्तर सभी का सही होना चाहिए। बताइए सब लोग, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित करता है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का जो है तात्पर्य किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, या शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे 20 का ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित है? केंद्रीकरण में, या संज्ञान बोध में, या संज्ञान, या समायोजन? बताइए सब लोग। 21 का जवाब दीजिए सब लोग। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित है? तो ये अंतर्निहित है भाई संज्ञान बोध में। ठीक है ना, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रियावादी सोच, या सृजनात्मक सोच, या अमूर्त सोच, या मूर्त सोच? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है मूर्त सोच। क्या कहा जाता है? मूर्त सोच कहा जाता है। 22 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जो है उनकी जो है कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ाने की विधि को जो है कहा जाता है क्या? विभेदी अनुदेशन विधि, या जो है चयनित अनुदेशन, या सटीक शिक्षण, या त्रुटिहीन अनुदेशन। क्या कहा जाता है उस विधि को? जवाब दीजिए सब लोग। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी जो है कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है क्या? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के जो है किस चरण में पूर्ववर्ती है? अधिग्रहण चरण का, या अभिप्रेरणा चरण का पूर्ववर्ती है, या आत्मनिर्भरता, या सामान्यीकरण। 24 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई। इसके बाद 2:30 बजे आपकी क्लास होगी, उस क्लास को जरूर से जरूर आप लोग देखना। वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लो, ताकि वो जो क्लासेस आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के जो है सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव न्यायश्रयित होते हैं, या स्वतंत्र होते हैं, या अंतर संबंधित होते हैं, या एकीकृत होते हैं। बताइए, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? अन्योन्यश्रित, या स्वतंत्र, या अंतर संबंधित, या एकीकृत। ये स्वतंत्र होते हैं। यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण विधि का, या संशोधन, या अवलोकन, या प्रतिरूप। बताइए। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? वह कर रहा है प्रतिरूपण विधि का प्रयोग। ठीक है। यहाँ पे 26 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, चौकस, सतर्क, या निवर्तमान, या निरंकुश। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतर्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतर्क। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक समस्या सुधारक बच्चा किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? सृजनात्मक विचार के आधार पर, या सौंदर्य बोध के विचार के आधार पर, या अमूर्त विचार के आधार पर, या तार्किक विचार के आधार पर। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। 28 का जवाब दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे ऑप्शन चौथा सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जिस दिए गए कार्यों को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहा जाता है, या उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, या निर्माणात्मक प्रकार का कार्य कहा जाता है, या समस्या प्रकार का कार्य कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए सब लोग। उसे कहा जाता है क्या? उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्राविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डॉट डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं का, या कर्णकोटर, या प्रत्यक्षीकरण, या अवलोकन। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं, अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।